हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 से। देखिए यहाँ पर आपकी बुक सेकंड चल रही है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय 7वां है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। देखिए यहाँ पर आज हम इसका जो है पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। बात कर लेते हैं हम अब इस चैप्टर की, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि खनिज और ऊर्जा संसाधन की अवधारणा है, इससे आप पहले से ही अवगत हैं। क्लास 11 से आप पढ़ते आ रहे हैं, खनिज के बारे में, ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है इस चैप्टर पे, यहाँ पर जो कालक्रम है, कालक्रम नहीं बताया है कि भारत में जो खनिजों का निर्माण हुआ है वो कौन से कालक्रम में हुआ है, कौन कौन सी कालक्रम में कौन कौन सा खनिज हमारे यहाँ बना है, वो यहाँ पर नहीं बताया है। यानी एनसीईआरटी की जो जितनी भी किताबें हम पढ़कर आए हैं 9 से लेकर अब तक, वहाँ पर कहीं भी कालक्रम का जिक्र नहीं किया गया है। कालक्रम का एक छोटा सा जिक्र आपको याद होगा, जब हम भारत भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हल्का सा जिक्र आया था क्लास 11 में, लेकिन बाद बाकी जो जिक्र है उसमें भी डिटेल में नहीं था। जबकि आप अगर स्टैंडर्ड बुक उठा के देखें, माजिद हुसैन की उठा के देखें, महेश वडवाल उठा के देख लें, तो इनमें आपको बाकायदा जो है वो जो भूगार्भिक संरचना है, भूगार्भिक संरचना का निर्माण हुआ है, तो पूरा वहाँ पर वर्णन किया है कि भाई कौन कौन से काल में कौन कौन से तत्व बने हैं, कौन कौन से खनिज बने हैं, कौन कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ है, पूरा जिक्र किया है। तो जब तक हम ये बात नहीं जान लेते हैं कि भाई कौन सी चट्टान कब बनी है, कौन सा खनिज कब बना है, तब तक हमारा चैप्टर पढ़ना बेकार है। क्योंकि यहाँ बेसिकली इस चैप्टर में क्या है कि यहाँ पर भारत में वितरण बताया है कि भारत में कौन सा खनिज कहाँ पाया जा रहा है, कौन सा कहाँ पाया जा रहा है, इन्होंने केवल ये बता दिया है। लेकिन इससे पहले की जो कहानी है वो स्किप कर दी है। तो वो कहानी मेरा मानना यही है कि वो कहानी आप पहले जरूर जान लें, क्योंकि वो कहानी अगर आप नहीं जानेंगे तो यकीन मानिए आप जो है अधूरी बात यहाँ पर आप प्राप्त करेंगे। जबकि रूल ये कहता है कि पूरी बात आप प्राप्त करें। यानी अगर आप स्टैंडर्ड बुक उठा के देखेंगे तो वहां पर सबसे पहले चैप्टर 2 या 3 में है, वहां पर स्टार्टिंग में ही वो जो भूगार्भिक संरचना के बारे में जिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं आया भूगार्भिक संरचना के बारे में। यहाँ पर जो है जिक्र किया, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर बैक में चलेंगे, यानी कि हम जो पहले पढ़ चुके हैं उन पर जाएंगे। तो देखिए ये जो है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 आ गया, यानी भारत भौतिक भूगोल के बारे में आ गए हम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास वाला चैप्टर है। यहाँ पर हम पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति अब नहीं देखेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं देखेंगे भाई, कैसे एक बड़ा छोटा सा पिंड था, फिर उसका विस्फोट हुआ, बिग बैंग विस्फोट हुआ, ये पूरा हम नहीं देखेंगे। हम यहाँ पर मूल बातों पे आते हैं। तो मूल बातों पे हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो हमने ये पाया स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, ये आपने याद होगा, लिखना नहीं है, आप पहले याद कीजिए और मैं यहाँ पे रिवाइज करवा के चल रहा हूँ। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर ये देखा कि शुरुआत में हमारी पृथ्वी एक धधकता गोला थी, यानी एक आग का गोला थी। फिर धीरे धीरे जो आग का गोला था वो आग का गोला शांत हुआ, ठंडा हुआ, और जैसे जैसे आग का गोला शांत हुआ तो जो भारी पदार्थ थे, यानी भारी घनत्व वाले पदार्थ थे, वो पृथ्वी में अंदर की तरफ चले गए और जो हल्के पदार्थ थे वो सतह पर आ गए। ये बात आपने यहाँ पर देखी थी, ठीक है। यानी तापमान की अधिकता के कारण जो क्या है, यहाँ पर हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ, इनमें अंतर हुआ, यहाँ पर बताया गया है साफ साफ। और यहाँ पर क्या हुआ कि भारी पदार्थ जैसे लोहा हुआ, ये पृथ्वी के केंद्र में चले गए, और हल्के पदार्थ जो थे वो पृथ्वी की सतह के ऊपरी भाग में आ गए। तो ये जो आप प्रक्रिया है, इसके फलस्वरूप हमारा जो है स्थल मंडल का निर्माण हुआ है। ये बात आप जानते हैं और आप लिख भी चुके हैं, क्लास 11 में आप ये बात लिख भी चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने एक टेबल देखी थी और ये है भूवैज्ञानिक काल मापक्रम। तो ये जो भूवैज्ञानिक काल मापक्रम है, आज इसका यहाँ पर सबसे ज्यादा काम है। यानी आज के चैप्टर में आपका ये जो है भूवैज्ञानिक काल मापक्रम, उस समय शायद आपने इस पर ज्यादा फोकस नहीं दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पर फिर भी बताया था कि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर मैं भूवैज्ञानिक काल मापक्रम जो है इसका जिक्र मैं यहाँ पर पुनः कर रहा हूँ, पुनः इसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा कि भाई कैसे कैसे हमारा पृथ्वी का निर्माण हुआ है। देखिए आप लोग ये बात तो जानते हैं, भू यानी कि आपकी पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर कोई भी चीज जो आज जैसी मौजूद है वो आज से आने वाले 1000 या 2000 साल बाद वैसी नहीं रहेगी। चाहे आप अपने आसपास, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप मोहनजोदड़ो सभ्यता, यानी आपका हड़प्पा मोहनजोदड़ो के नगर हैं, आप देख सकते हैं 4500 साल पुराने हैं। वर्तमान में अगर उनका उत्खनन नहीं होता, उनकी खोज नहीं होती, तो शायद वो कभी राज किसी के सामने नहीं आ पाता। कभी वो एक समृद्ध नगर रहे थे, महानगर रहे थे, लेकिन अभी क्या है, बिल्कुल अतीत की रेत में धूमिल हो गए हैं। तो वही सब चीजें हैं, ये सब चीजें हुई क्यों, यानी भौगोलिक परिवर्तनों के फलस्वरूप। तो भौगोलिक परिवर्तन जो है यहाँ पर, इसके लिए हमें भूवैज्ञानिक काल मापक्रम को भी देखना होगा कि भाई कैसे कैसे निर्माण हुआ है। तो ये बात आपको देखनी होगी। देखिए ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि जो आपका भारतीय भूगर्भिक संरचना है, तो ये पैंजिया का जब विभाजन हुआ था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इनके विभाजन से प्रारंभ होती है। ये बात आप
पढ़ चुके हैं और मैं ये नोट डाउन भी करवा चुका हूं कि हमारा जो पेंजिया पूरा जो विश्व था वो पेंजिया महाद्वीप ही था, और पेंजिया महाद्वीप का जो है विभाजन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर पेंजिया का विभाजन जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो हिस्सा है नीचे वाला वो गोंडवाना लैंड वाला हिस्सा है, ठीक है, गोंडवाना लैंड से अलग हुआ हिस्सा है, और गोंडवाना लैंड से ही यहाँ पर आपका प्रायद्वीपीय भारत निकला है, ठीक है, ये बात मैं लिखवा भी चुका हूं। तो यहां पर अब वो कालक्रम देखते हैं जिन कालक्रमों में विकास हुआ। देखिए शुरुआत के कालक्रम में आप जानते हैं बिग बैंग 13.7 वर्ष पहले, 13.7 वर्ष पहले जो बिग बैंग हुआ, सुपरनोवा विस्फोट, तारों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। फिर ये हेडियन कोशिका जो बोली जाती है इसका निर्माण हुआ। तो यहाँ पर बताया भाई, यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड की दिखता थी शुरुआत में, ये बात आप पहले जब आपने लिखा है इस चैप्टर में वो आपने कवर कर लिया है। तो मूलतः हम यहाँ पर हमारा जो कुछ धरती पर हमारे स्थल मंडल पर जो निर्माण की प्रक्रिया हुई है, स्थल मंडल पर जो चट्टानें बनी हैं, स्थल मंडल पर जो तत्व बने हैं वो इस काल में बने हैं, यानी पूर्व कैम्ब्रियन वाले काल में बने हैं, जिसकी अवधि जो है 57 करोड़ से लेकर 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले तक की अवधि है। अब देखिए पूर्व कैम्ब्रियन को हमने अगर भारतीय भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में देखें तो इसे ही हमने 4 भागों में विभक्त कर दिया है। इसे मतलब मेनली हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया पूर्व कैम्ब्रियन वाली अवस्था को। इसमें सबसे पहला जो पार्ट है, इस सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है आर्कियन। आर्कियन का आपने नाम सुना होगा, आर्कियन। तो आर्कियन में क्या है, देखिए आर्कियन में बताया गया है कि सबसे पहले जो गर्म गलित पदार्थ थे उनका शीतलीकरण हुआ, जैसे आपका लावा वगैरह था, मैग्मा जो था, तो उनका रूपांतरण हुआ। तो ऐसे करके यहाँ पर आर्कियन संरचना का फिर विकास हुआ, ठीक है। और आर्कियन संरचना अगर हम देखें, अगर वर्तमान में आर्कियन संरचना का विकास देखें तो यहाँ पर ये आधारभूत चट्टान के रूप में हुआ है इसका विकास। आर्कियन संरचना जो है आधारभूत चट्टान मानी जाती है। और अगर भारत के संदर्भ में इसको हम देखें तो भारत में प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश हिस्सों में जो आर्कियन संरचना है, यानी आर्कियन टाइम में जो बनी हुई चट्टानें वगैरह हैं, वो विवर्तनिक क्रियाओं के फलस्वरूप वो नीचे की तरफ जा चुकी हैं। यानी आप जानते हैं विवर्तनिक क्रियाएं हमारी पृथ्वी के धरातल पर लगातार चल रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऊपर वाली परतें नीचे चली जाती हैं और नीचे वाली परतें ऊपर आ जाती हैं। ये बात आप पढ़ चुके हैं। तो आर्कियन में यही हुआ कि आपका जो प्रायद्वीपीय वाला भाग है तो वहां पर अधिकांश जो चट्टानें थी वो नीचे की ओर चली गई, जबकि आपके कुछ ऐसे इलाके थे जैसे आपका दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र है, बुंदेलखंड का पठार है और अरावली पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर ये आर्कियन संरचनाएं आज भी नजर आती हैं। यानी वास्तविकता ये है कि आज आपकी जो दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र है, बुंदेलखंड का पठार है या अरावली पर्वत श्रेणी है, वो वास्तव में आर्कियन जो है, यानी आर्कियन जो काल है उसी कालक्रम का बना हुआ, आर्कियन समय का ही बना हुआ है, ठीक है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए। अब देखिए आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं इनकी खास बात क्या है, इसमें जीवन नहीं था। यानी आर्कियन क्रम की चट्टानों में क्या था, कोई जीवन के नामो निशान नहीं थे, कोई यहाँ पर जीवाश्म वगैरह यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। यानी कोई चट्टानों में हमें किसी जीव के होने के प्रमाण यहाँ पर नहीं मिले हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों में। सबसे खास बात यहाँ पर ये रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं वो भी बता दे रहा हूँ मैं। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड, मेघालय का जो पठार है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड में ये पाई जाती हैं आर्कियन संरचनाएं। तो आपने इनके बारे में जान लिया। अब देखिए यहाँ पर जो आप अरावली देख रहे होंगे, यानी अरावली जो मोड़दार या वलित पर्वत है वो आर्कियन का ही निर्माण है, यानी आर्कियन कालक्रम में ही निर्माण हुआ है। इसके बारे में अभी मैंने बताया था। तो आर्कियन में ही निर्माण हुआ था, आर्कियन वाले कार्यक्रम में ही निर्माण हुआ था इसका। अब देखिए आर्कियन के बाद यहाँ पर सेकंड अवस्था स्टार्ट होती है प्री कैम्ब्रियन में। यहाँ पर सेकंड अवस्था एक स्टार्ट होती है धारवाड़। धारवाड़ का नाम आपने सुना होगा, धारवाड़ के बारे में, ठीक है। धारवाड़ शुरू होती है। तो धारवाड़ में क्या है, ठीक है, आर्कियन संरचना जो थी, आर्कियन पहले बन गई, फिर आर्कियन संरचना बनने के बाद प्री कैम्ब्रियन युग में जो आपके पूर्व कैम्ब्रियन युग है इसमें आर्कियन पहले बन गई। आर्कियन के बाद क्या हुआ कि जो चट्टानें बन गई आप जानते हैं मौसम के प्रभाव में, मौसमी क्रियाओं के फलस्वरूप उनमें टूट फूट हुई। यानी कि आप जानते हैं धूप पड़ने से, बारिश वगैरह से क्या हुआ कि कट छटने लगी, और कट छटने के फलस्वरूप क्या हुआ, उनके अवसाद जो थे, अवसाद आप जानते होंगे, अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री जिन्हें हम बोलते हैं, तो अवसाद जमने लगे। तो अवसादों के जमने के फलस्वरूप यहाँ धारवाड़ वाले क्रम का विकास हुआ। धारवाड़ वाले कालक्रम में यही हुआ कि अवसाद से चट्टानें निर्मित हुई, अवसाद से पदार्थ निर्मित हुए। अब देखिए आर्कियन वाले में कुछ चीजें मैं बताना भूल गया। जैसे आर्कियन वाले में क्या था कि आग्नेय चट्टानें जो थी, आग्नेय चट्टानों से आर्कियन का निर्माण होने की वजह से आर्कियन में धात्विक और
अधात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये इसकी खास बात और थी, क्योंकि आर्कियन को आपने देख लिया था कि तरल जो लावा है या मैग्मा है, तो वो उसके ठंडे होने की वजह से आर्कियन का निर्माण हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि इनमें धात्विक अधात्विक पदार्थ अच्छे खासे पाए जाएंगे आर्कियन वाले क्रम में। धारवाड़ वाले में यही था कि धारवाड़ वाले में जो आर्कियन चट्टानें थी, तो इनमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप अपरदन वगैरह हुआ, तो ऐसे करके धारवाड़ का विकास हुआ। देखिए, धारवाड़ संरचना का जो विकास हुआ है ये भी जीवाश्म रहित है, और ये कायांतरित अवसादी बोला जाता है इन्हें। यानी इन चट्टानों को हम कायांतरित अवसादी या फिर प्राचीनतम अवसादी चट्टानें कहते हैं। यानी ये जो आपकी धारवाड़ वाला क्रम है, इसको हम प्राचीनतम अवसादी चट्टानों के रूप में भी जानते हैं। ये बात आप जान लीजिए। इसका सबसे ज्यादा विकास जो हुआ है वो कर्नाटक का एक जगह है धारवाड़, तो वहां पर सबसे ज्यादा विकास हुआ है। यानी कर्नाटक के धारवाड़ में इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ जो है ये वाली संरचना का। भारत में अगर देखें, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो आपकी हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल और कुमाऊं रेंज में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये आपकी जो चट्टानें हैं ये आपकी चट्टानें अरावली पर्वतीय क्षेत्र के आसपास हैं, और आपने देख लिया कर्नाटक के धारवाड़ में तो है, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र है, मेघालय का शिलोंग रेंज है, इसमें पाई जाती हैं। और देखिए यहाँ पर जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं ये आपकी धात्विक खनिज संसाधन की दृष्टि से, यानी कि जो धात्विक खनिज संसाधन है इनकी दृष्टि से ये भरपूर मात्रा में इनमें पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है क्या, लौह अयस्क है, मैग्नीज है, सोना चांदी, डोलोमाइट पत्थर है, अभ्रक, तांबा, ये सब चीजें इनमें प्रचुरता से पाई जाती हैं। तो आपने आर्कियन देख लिया, आर्कियन के बाद धारावाड़ आया, धारावाड़ के बाद आता है यहाँ पर कुड़प्पा। कुड़प्पा का नाम आपने सुना होगा। कुड़प्पा वाले में क्या हुआ वो भी हम देख लेते हैं कुड़प्पा वाले कार्यक्रम में। देखिए, कुड़प्पा जो है ये आर्कियन और धारावाड़ दोनों का जब अपरदन स्टार्ट हुआ, अपरदन यानी भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप इनका भी अपरदन हुआ, और फिर से जो अवसाद जो निकले इनसे, तो उनका जब निक्षेपण हो गया तो उस निक्षेपण को हमने कुड़प्पा नाम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे कुड़प्पा संरचना का जो विकास हुआ है इसमें सबसे ज्यादा जो प्रचुरता है वो किसकी है, चूना पत्थर की प्रचुरता है। यानी कुड़प्पा वाली संरचनाओं में किसकी प्रचुरता है, चूना की प्रचुरता है। देखिए, ये हर बार पूछा जाता है कि कौन से क्रम में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा अहम रूप से पाया जाता है। धारवाड़ वाले में धात्विक खनिजों की प्रमुखता है, वहीं कुड़प्पा में क्या है, चूना वालों की प्रमुखता है। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों से गुजारिश यही करूंगा कि जो जो की पॉइंट्स हैं उन्हें तो आप जैसे क्लास में लेक्चर पढ़ते हैं, क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, वैसे नोट डाउन करते जाते हैं, उन्हें तो आप नोट डाउन कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी थ्योरी लिखवा नहीं सकता हूँ एक एक पॉइंट वैसे करके। तो आप अपने क्लास में जैसे क्लास नोट्स बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से आप अपने हिसाब से ये नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर चूना का सर्वाधिक भंडार है इसमें, और इसमें भी जीवाश्म का अभाव है। यानी कि यहाँ पर भी कोई जीवाश्म नहीं है। जो कुड़प्पा संरचना है तो कुड़प्पा में भी यहाँ पर कोई जीवाश्म या जीवन के निशान देखने को नहीं मिलते हैं, जीवाश्म का अभाव यहाँ पे पाया जाता है। और इसका सबसे ज्यादा विकास कहाँ पे हुआ है कुड़प्पा वाले, इसका हुआ है आंध्रा में, यानी आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसका विकास हुआ है। ठीक है, तो वहीं से इसका नाम कुड़प्पा पड़ गया। आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है इसका विकास, तो वहीं से इसका नाम कुड़प्पा ले लिया गया है। इसके अतिरिक्त ये जो है तमिलनाडु के शेवाराय, जीवादी पर्वतीय श्रेणियां हैं, कृष्णा घाटी है, पाप घानी और चेयार घाटियां हैं, अरावली पर्वत श्रेणी है, छोटा नागपुर पठार है, तो यहाँ पर भी इसका विकास क्रम देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ पर इन चट्टानों में कुछ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। धात्विक तत्वों में यहाँ पर पाया जाता है लोहा, मैग्नीज, तांबा, निकेल, इसके अलावा रंगीन पत्थर भी पाया जाता है। और यहाँ पर जो है इसके अलावा ये तो खनिज जो है धात्विक खनिजों की बात होगी कुड़प्पा में, लेकिन यहाँ पर मेनली फिर क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे बलुआ पत्थर देखने को मिलता है, हमें चूना पत्थर देखने को मिलता है, एस्बेस्टस देखने को मिलता है, संगमरमर या संगमरमर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वो सब आपके किस में पाए जाते हैं, कुड़प्पा में पाए जाते हैं। यानी मेनली चूना पत्थर वाले तो पाई जाएंगे यहाँ पर खनिज, कुछ खनिज यहाँ पे धात्विक वाले भी इसमें पाए जाते हैं जो इन जगहों पर, कुड़प्पा वाली जगहों पर। तो कुड़प्पा के बाद अगली जो प्री कैम्ब्रियन वाली आई अवस्था कुड़प्पा के बाद, वो आई है विंध्यन वाली। ठीक है, यानी अगली अवस्था जो आई है वो विंध्यन आई है, लिख दे रहा हूं, अगली अवस्था जो है विंध्यन वाली आई है, बिंद वाली आई है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें भी वही है कि भाई कुड़प्पा का फिर से अवसादीकरण हुआ, निक्षेपीकरण हुआ, और ऐसे करके यहाँ पर ये बन गया फिर बिंद वाली अवस्था। अब देखिए ये जो चट्टानें हैं ये कहाँ से कहाँ पाई जाती हैं, अगर इनकी हम बात अगर देखें, यानी कि ये चट्टानें जो है पूर्व में बिहार के सासाराम, रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम राजस्थान का चित्तौड़गढ़ है, और उत्तर में ये आपके आगरा से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक ये वाला बिंद वाला क्षेत्र ये फैला हुआ है, बिंद चट्टानों वाला। इन चट्टानों में कहीं कहीं पर, यानी ये अवसादी जो चट्टानें हैं इनमें कहीं कहीं पर जीवन के प्रमाण मिलते हैं, यानी कहीं कहीं पर फॉसिल्स जो हैं जीवाश्म देखने को मिलते हैं यहाँ पर इन चट्टानों में।
दूसरी बात यह है कि विंध्यन संरचना में खास करके जो लाल बलुआ पत्थर है, यानी कि यहाँ पर बलुआ पत्थर नहीं, लाल बलुआ पत्थर, इसकी प्रचुरता पाई जाती है। ये लाल बलुआ पत्थर खास करके इसकी पहचान है। तो लाल बलुआ पत्थर और जो चूना पत्थर है वो खास करके इसमें पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विंध्यन श्रेणी में जो धात्विक खनिज हैं इनका अभाव है, यानी धात्विक खनिज यहाँ पर बिल्कुल नहीं पाए जाते, धात्विक खनिज यहाँ पर है ही नहीं, ये समझ लीजिए, धात्विक खनिजों का इसमें अभाव पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो आपका जो भवन निर्माण होता है, हम जो घर मकान वगैरह बनाते हैं, तो उसमें विंध्यन श्रेणी जो आती है, तो उसके से मिलने वाले जो हमारे पदार्थ हैं, उससे मिलने वाले हमारे संसाधन हैं, उनका प्रयोग भवन निर्माण में हम ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा, चाहे आप जैसे दिल्ली का लाल किला देख लें, जो सिकंदरा में अकबर का मकबरा बना है, फतेहपुर सीकरी वगैरह बना है, तो उन सब में जो लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल हुआ है, लाल बलुआ पत्थर इसके बारे में पूछा भी गया है यूपीएससी में, तो वो विंध्यन से ही आता है, यानी विंध्यन वाली श्रेणी से ही आता है, विंध्यन वाले कालक्रम से ही आता है। ये बात आप ध्यान रखना। तो आपने ऐसे करके विंध्यन वाली अवस्था ये देख ली है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका पूर्व कैम्ब्रियन वाला जो काल था ये पूरा हो गया। अब अगली वाली अवस्था जो आती है जिसे हम बोलते हैं पैलियोजोइक या फिर पैलियोजोइक या फिर पुराजीव वाली अवस्था ये आती है। ठीक है, पैलियोजोइक या फिर पुराजीव वाली अवस्था आती है ये। तो यहाँ पे तो जीवों का भी पूरा बताया गया वर्गीकरण, लेकिन हम यहाँ पे जीवों का वर्गीकरण नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे तत्वों का वर्गीकरण देख रहे हैं, कौन कौन से तत्व निर्मित हो रहे हैं। तो पैलियोजोइक या पुराजीव वाली अवस्था में यहाँ पर क्या बना हमारा, यहाँ पर गोंडवाना, यानी कि जो गोंडवाना वाला जो कालक्रम है वो यहीं पर आ जाता है। यानी जो आप गोंडवाना देखते हैं तो गोंडवाना कालक्रम में जो है वो पैलियोजोइक में रखा गया है। ठीक है, ये पैलियोजोइक में रखा गया है। तो यहाँ पर पैलियोजोइक युग में क्या है, कैम्ब्रियन से लेकर जो एक युग था डेवोनियन, यानी कि यहाँ पर कैम्ब्रियन युग से लेकर यानी जो डेवोनियन युग का जो है समय, ये सब चीजें जो है इसमें रख दी गई हैं। ठीक है, यानी कि ये सब चीजें जो है ये आपके इसमें रख दी गई हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए कैम्ब्रियन से लेकर डेवोनियन वाला समय, सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया, यानी कैम्ब्रियन से लेकर जो डेवोनियन वाला समय है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये बताया गया है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया यहाँ पर। तो ये कैम्ब्रियन से लेकर, यानी ये आप कैम्ब्रियन देख रहे हैं, नीचे वाला आपने पूर्व कैम्ब्रियन देखा, ये कैम्ब्रियन है। तो कैम्ब्रियन से लेकर जो डेवोनियन है, तो ये अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अपने भारत की संरचना की दृष्टि से। ये आपके, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी स्टैंडर्ड बुक बोल रही है, ये भारत की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसी समय एक कार्बोनिफेरस काल जो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर एक काल लिखा हुआ है जिसका नाम है कार्बोनिफेरस। तो ये जो कार्बोनिफेरस है, ये वाला कालक्रम जो है यहाँ पर ये चर्चा में रहता है। तो ये कार्बोनिफेरस वाला जो कालक्रम है, इसी में ही यहाँ पर आपका जो है गोंडवाना का विकास हुआ है, गोंडवाना संरचना का इसी में ही विकास हुआ है। ठीक है, तो आप लिख लेना यहाँ पर थोड़ा सा कि इसी समय कार्बोनिफेरस पर्मियन युग, कार्बोनिफेरस इसके ऊपर ये युग है पर्मियन वाला, तो इस युग में क्या हुआ है, गोंडवाना संरचना का विकास हुआ है। ठीक है, अब देखिए गोंडवाना संरचना का बनने का रीजन क्या था, जनने का रीजन यही था, जो आपकी विवर्तनिक क्रियाएं हैं, आपकी जो जमीन है, जमीन पर विवर्तनिक क्रियाएं जो तमाम होती हैं, उनसे क्या हुआ, चट्टानों का धसाव हुआ, अवसादी चट्टानों का निक्षेपण हुआ। तो ऐसे करके जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानें बन के सामने आई, जिन्हें गोंडवाना संरचना के तहत रख लिया गया है। और खास करके आप जो बिटुमिनस कोयला देखते हैं, कोयले का एक प्रकार है बिटुमिनस, तो बिटुमिनस कोयले का जो विकास हुआ है वो आपके गोंडवाना संरचना में ही हुआ है। ठीक है, जहां पर अवसादी चट्टानें ऊपर नीचे आई गई हैं कार्बोनिफेरस काल में, ठीक है, और पर्मियन काल के बीच में, तो वो यहाँ पर ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हुआ है, जिसके फलस्वरूप जानवर वगैरह, पेड़ पौधे वगैरह जमीन के अंदर दब गए, और ऐसे करके आज आप उनके संसाधनों को, यानी उनके जो दबे हुए अवशेष हैं उन्हें कोयले वगैरह के रूप में, खनिज तेल के वगैरह के रूप में प्राप्त करते हैं। तो वो जो बना है वो गोंडवाना कालक्रम में ही बना है। ठीक है, तो यहाँ पर बिटुमिनस कोयले की भंडार की दृष्टि से संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गोंडवाना संरचना की अगर हम बात कर लें तो दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन और नर्मदा नदी बेसिन में ये जो है कोयला भंडार, वो सब कोयला भंडार आपके गोंडवाना काल में ही बने हुए हैं। ठीक है, तो गोंडवाना काल कार्बोनिफेरस और पर्मियन, जो पुराजीव वाला पैलियोजोइक है, इसके बीच का काल है, और इसी में आपका बिटुमिनस कोयला बना है। ये आपने देख लिया, यानी गोंडवाना के बारे में देख लिया। अब इसके बाद आ जाता है मध्यजीवी यानी मेसोजोइक। ठीक है, तो मेसोजोइक में यहाँ पर आपका दक्कन ट्रैप बना है। जो आप दक्कन का पठार देखते हैं, दक्कन का जो लावा वाला क्षेत्र देखते हैं, दक्कन ट्रैप, तो दक्कन ट्रैप इसी कालक्रम में बना है। दक्कन ट्रैप का निर्माण जो हुआ है वो इसी कालक्रम में हुआ, दक्कन ट्रैप का। ठीक है, तो जब मेसोजोइक को कल्प ये बताता है कि यहाँ पर क्रिटेशियस युग में क्या था कि एक शांत दरारी प्रकार का एक ज्वालामुखी का उद्भव हुआ यहाँ पर।
ठीक है। और इससे जो ज्वालामुखी चट्टान है, ज्वालामुखी नहीं लावा बाहर आया, लावा बाहर आगे आने के फलस्वरूप जम गया, जिन्हें फिर जमने से क्या हुआ, यानी जब लावा जो है बाहर सतह पर जम जाता है तो ऐसे करके बेसाल चट्टानों का निर्माण होता है। तो जब बेसाल चट्टानें बनी लावा के जमने से, तो उन्हीं बेसाल चट्टानों को यहाँ पर दक्कन ट्रैप का नाम दे दिया गया। ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात देखें, दक्कन ट्रैप की विकास इसकी बात देखें तो ये गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप, कर्नाटक का बेंगलुरु, मैसूर पठार, तमिलनाडु का कोयम्बटूर, और इसके अलावा मदुरई पठार, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना का पठार, छोटा नागपुर की राजमहल पर्वतीय क्षेत्र, ये सब चीज़ें जो है आपके दक्कन ट्रैप के तहत आती हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है बेसाल चट्टानें जो हैं इनकी अधिकता है, और बेसाल चट्टानें होने की वजह से आप लोग जानते हैं कि बेसाल चट्टानें जब टूट फूट जाती हैं या फिर गल जाती हैं तो उनके फलस्वरूप, बेसाल चट्टानों के गलने के फलस्वरूप क्या बनता है, काली मिट्टी बनती है, जो कि काली मिट्टी किसके लिए, कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बेसाल चट्टानें जब गल जाती हैं या कट फट जाती हैं या फिर टूट जाती हैं समय के साथ साथ, अपक्षयन हो जाता है इनका, तो ऐसे करके काली मृदा का निर्माण होता है। ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आपने दक्कन ट्रैप देख लिया। तो दक्कन ट्रैप भी यहाँ पर खनिज संसाधनों में एक संपन्न क्षेत्र है। अब देखिए यहाँ पर मेसोजोइक वाला काल पूरा हो गया। मेसोजोइक के बाद एक कालक्रम आपका स्टार्ट होता है, मेसोजोइक वाला कालक्रम आपने देख लिया। फिर होता है सेनोजोइक, यानी कि जो नवजीवन वाला कालक्रम है, और नवजीवन वाले कालक्रम को दो भागों में, टर्सियरी और चतुर्थ कल्प, क्वाटरनरी, तो इसमें विभक्त कर लिया है। तो टर्सियरी में हम आते हैं, सेनोजोइक में आते हैं। तो सेनोजोइक का अर्थ आप जानते हैं कि भाई नवीन जीवन, तो इसको भी हमने दो भागों में, टर्शियरी और चतुर्थ कालक्रम। तो देखिए यहाँ पर जो आपका टर्सियरी है, टर्सियरी की अगर हम बात छोड़ दें और हम यहाँ पर चतुर्थ कल्प में आते हैं, टर्सियरी में हमारा इतना ज़्यादा कोई हमारे यहाँ विकासक्रम यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है भारत में टर्सियरी का। हम यहाँ पर मेनली जो आते हैं यहाँ पर टर्सियरी युग में, अगर तो यहाँ पर टर्सियरी युग की बात करें तो यहाँ पर टर्शियरी युग में अगर देखा जाए तो भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर हुई है। यहाँ पर एक कालक्रम देखने को मुझे मिल रहा है कि यहाँ पर जो भारत की जो यूरेशियन प्लेट है, यानी कि जो भारतीय प्रायद्वीप आप देख रहे हैं, भारतीय प्लेट, वो यूरेशियन प्लेट में आकर मिली है, वो टर्शियरी यानी तृतीयक महाकल्प में ही आकर मिली है। ठीक है। तो यानी कि आप लिख लेना कि सेनोजोइक महाकल्प के टर्शियरी युग में भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक संपीड़न बल लगा, इसके फलस्वरूप बलन की प्रक्रिया हुई और ऐसे करके हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। ठीक है। ये टर्शियरी में बना हुआ, यानी आपने देखा था तृतीय कल्प में बना हुआ हिमालय, हिमालय का जो उद्भेदन हुआ है वो तृतीय कल्प में हुआ है। एक जोरदार जो टक्कर हुई है हमारे यहाँ भारतीय प्लेट की और जो आपकी यूरेशियन प्लेट की, तो वो आपकी टर्शियरी कल्प में हुई है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका टर्शियरी कल्प आपने देख लिया है, टर्शियरी कल्प के बाद यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर ऊपर की तरफ हम थोड़ा बढ़ जाते हैं। अब हम चतुर्थ कल्प में आ जाते हैं। चतुर्थ कल्प की संरचनाओं को हमने दो भागों में फिर से विभक्त कर लिया है। इन्हें हमने एक प्लीस्टोसीन यानी कि हिमयुग के पहले, और फिर होलोसीन यानी हिमयुग के बाद, यानी कि यहाँ पर चतुर्थ कल्प है, इसको एक हमने प्लीस्टोसीन, ठीक है, तो यहाँ पर प्लीस्टोसीन का नाम आपने पढ़ा होगा, प्लीस्टोसीन का, तो प्लीस्टोसीन, और यहाँ पर इसके बाद एक और आती है, वो आती है होलोसीन। तो इन दोनों में विभक्त कर लिया। प्लीस्टोसीन मेनली जो आपका कह सकते हैं हिमयुग था, हिमयुग के पहले की अवस्था थी प्लीस्टोसीन, और होलोसीन जो है हिमयुग के बाद की अवस्था है। ठीक है। तो प्लीस्टोसीन जो है हिमयुग के बाद हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से जो निकलने वाली नदियां थी, तो उनसे क्या हुआ, अवसादों का निक्षेपण हुआ, और जलोढ़ जो मैदान है, जलोढ़ निर्मित संरचना है, इनसे भारत का उत्तरी मैदान की उत्पत्ति हुई प्लीस्टोसीन काल में। ठीक है। और इसी समय समुद्र का जलस्तर जो था उसमें परिवर्तन हुआ, और तटीय भाग वगैरह जो थे उनमें जलोढ़ संरचना का विकास हुआ है वहाँ पर। और वहीं अगर बात करें यहाँ पर इसमें अगली वाली संरचना की, यहाँ पर हिमयुग के बाद वाली संरचना की, तो हिमयुग के बाद वाली संरचना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी आपकी जो मेनली किताबें हैं वहाँ पर उत्तर के मैदान वाली अवस्था को फिर दर्शा दिया गया है। टर्शियरी के बाद चतुर्थ कल्प वाली अवस्था यहाँ पर स्टार्ट हो गई है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है। अब देखिए आपके माइंड में यहाँ पर कुछ दो क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो आपके माइंड में ये क्लियर हो गया होगा कि अधिकतर खनिज हमारे जो हैं वो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ये बात क्यों पाए जाते हैं वो आपने देख लिया, यानी आपने जो प्री कैम्ब्रियन वाली जो कालक्रम पढ़ा, जो आर्कियन, धारावाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, उसके तहत आपने जान लिया कि ये खनिज क्यों दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये उठा होगा कि भाई उत्तर भारत में खनिज क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में ये खनिज ना पाए जाने का रीजन ये था कि तृतीय कल्प में आपका जो है यहाँ पर जो टैथिज भूसागर है वो बह रहा था आपके उत्तर, जो आज आप जहाँ पे मैदान देख रहे हैं, गंगा और यमुना का मैदान है, वहाँ पर कभी एक महासागर बहता था वहाँ पर, और जो कि अवसादों के निक्षेपण के फलस्वरूप भर गया और वहाँ पर मैदान का निर्माण हो गया। तो आप समझ सकते हैं जब अवसादों के निक्षेपण से इस मैदान का भराव हुआ है, नदियाँ वगैरह जो अपने साथ अवसाद लेके आए उनके भराव से यहाँ पर इस मैदान का निर्माण हुआ है, तो यहाँ पर खनिज इसलिए नहीं पाए जाते हैं।
तो ये बातें आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आपके सामने रखना मेरा फर्ज था। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आया हो, कुछ लोगों को लगा हो सर क्या आज आपने ये बहुत जल्दी खत्म कर दिया। खत्म इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर मेरे ऊपर एक दबाव यही था, मैंने पूरा किताब इधर उधर को पलट के देखी, आपकी एनसीईआरटी वाली पलट के, तो वहाँ पे मैंने पाया कि भाई ये जो पोर्शन है वो स्किप कर दिया है एनसीईआरटी ने। जबकि अन्य जो किताब वाले हैं, अन्य स्टैंडर्ड किताब आप देखेंगे, चाहे किसी कोचिंग की देखें किताबें, तो वहाँ पर उन सब ने इस कालक्रम पर जोड़ दिया है, फोकस दिया है। फोकस इसलिए दिया है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कब कौन सा कब विकास हुआ। अब चूंकि आप लोग अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जो वैसे तो ये बातें लिखी हुई हैं ऑलरेडी, आपके अगर किताब में उठा के देखेंगे, नोट्स उठा के देखेंगे, तो जब हिमालय की उत्पत्ति पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पर भी जिक्र किया था टर्शियरी का, चतुर्थ कल्प का भी जिक्र वहाँ पे आया था। लेकिन मेनली जब हम टेबल के रूप में अगर यहाँ पे पढ़ेंगे तो यकीन मानिए हम कालक्रम समझ पाते हैं कि एक कालक्रम को जोड़ पाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर भूवैज्ञानिक कालक्रम देख लिया, इसके जरिए आपने ये भी देख लिया कि कैसे कैसे ये नदियाँ वगैरह ये बनी एंड में आकर, तो वो सब चीज़ें आपके माइंड में अब क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन मुद्दा हमारा यही है अब कि हमारे यहाँ जो कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं तो वो हम देखेंगे। देखिए अगर आपको ये चैप्टर कवर करना है पहले खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, तो आपकी क्लास 11 के 2 चैप्टर हैं। एक तो चैप्टर नंबर आपका ये 2 है, ये चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 आपका जो है क्लास 11 का जो है ये पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास है। और दूसरा चैप्टर यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें खनिज और संसाधन के बारे में, यहाँ पर भी खनिज और सेल के बारे में बताया गया है। तो ये आप थोड़ा पढ़ लेना, तो आज वाले चैप्टर की जो भूमिका है वो आपकी स्पष्ट हो जाएगी। तो अब बात करते हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन की। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई भारत में कैसे कैसे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो भारत में जो भारी मात्रा में बहुमूल्य खनिज हैं ये पूर्व पुराजीवी काल, यानी कि हम जिसे हम कह सकते हैं प्री कैम्ब्रियन युग, जिसमें आप आर्कियन, ठीक है, इसमें आप आर्कियन, धारावाड़, कुड़प्पा, विंध्यन ये पढ़कर आए हैं। तो इसमें हमारे यहाँ ये इस एज में उद्भीत हुए हैं, यानी कि ये इस एज में हमारे यहाँ ये प्रकट हुए हैं, उद्भीत हुए हैं। ये बात आप जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगली बात जो बताई गई है, यानी कि प्रायद्वीप भारत वाली, तो यहाँ बताया गया है कि भाई जो मुख्यतः आपका अगला पॉइंट आप नोट करेंगे कि ये मुख्यतः प्रायद्वीपी भारत की आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से संबद्ध हैं। यानी जो आपके ये तत्व हैं, ये पदार्थ हैं, ये आपके इसके बारे में अभी पढ़ चुके हैं, आर्कियन, ठीक है, आर्कियन, धारावाड़, कुड़प्पा, विंध्यन में। तो ये किससे संबंधित है? आपके प्रायद्वीपी भारत में पाई जाती हैं। दूसरी बात, अगला पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे, अगला पॉइंट आपका अगला इसी में ही है, पहले का सेकंड सब पॉइंट, कि उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदानी भूभाग आर्थिक उपयोग के खनिजों के से विहीन है। तो इसका रीजन मैंने आपको ये भी बताया था कि टर्शियरी में हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय के निर्माण के बाद यहाँ पर जो गैप था वो गैप भरा गया है। तो गैप भरने की वजह से यहाँ पर जो है किसी प्रकार के खनिज यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए उत्तर भारत में खनिजों का अभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पहले का सेकेंड सब पॉइंट ये नोट कर लिया है। देखिए मैं तो चैप्टर यहीं से लेके चल रहा हूँ, मैंने इससे पहले जो भूमिका स्पष्ट की है, अगर आपने वो लिख लिया होगा शॉर्ट नोट्स करके तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे नहीं मालूम कितने पॉइंट वहाँ बने, क्या बने, आप तो पेज ब्रेक कर देना वहाँ जहाँ तक आपने लिख लिया वो पहले वाला पोर्शन, और इसके बाद ये वाला चैप्टर आपको कवर करना है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए खनिज के बारे में आप लोग जानते हैं खनिज होता क्या है, कि खनिज एक निश्चित, जिसका एक निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ होता है, तो ये खनिज होता है। यानी खनिज वास्तव में जिसका एक निश्चित रासायनिक भौतिक गुणधर्म होता है, कुछ उसमें कार्बनिक या अकार्बनिक रूप से उसकी उत्पत्ति हुई होती है, तो ऐसे प्राकृतिक पदार्थ को हम खनिज के रूप में जानते हैं। तो आप सेकंड पॉइंट ये लिख लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए खनिज संसाधनों के प्रकार। खनिज हमारे यहाँ कितने प्रकार के हैं? देखिए अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ खनिज 2 प्रकार से हमने वर्गीकृत किए हैं। तो ये वर्गीकरण आप इसी टेबल के रूप में लिखेंगे, मैं इसकी भाषा नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि भाषा हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप ये जो बना हुआ है संरचना, इसी संरचना को आप एज इट इज नोट डाउन कर लें। तो खनिज को हमने 2 भागों में व्यक्त कर लिया है, धात्विक, अधात्विक। धात्विक को भी हमने 2 भागों में, यानी लोह, जिसमें लोहा पाया जाता है, जैसे लोहा है, मैग्नीज है, क्रोमाइट वगैरह, ये सब लोह में आ जाते हैं। अलोह में आ जाता है तांबा, बॉक्साइड, यानी कि ये आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो ये आपका इसमें आ जाता है। अधात्विक में आपके ईंधन खनिज हैं और अन्य अधात्विक खनिज हैं। देखिए ईंधन खनिज जो आपके हैं अधात्विक वाले, ये कार्बनिक संबंधित हैं। कार्बनिक का मतलब आप जान रहे हैं कि इसी में आपके जो जीव हैं या पेड़ पौधे हैं, इनके दबने के फलस्वरूप ये वाले खनिज बने हैं, तो ये कार्बनिक है, यानी इनमें कार्बन की मात्रा पाई जा रही है। जबकि ये जो अन्य अधात्विक हैं ये अकार्बनिक है, यानी इनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो ये बात आप पहले पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं। ठीक है, तो इसमें आपने देख लिया होगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि इसमें पाया जाता है कार्बनिक में। अकार्बनिक में अन्य धात्विक खनिजों में माइका, चूना प्रस्तर, ग्रेफाइट, ये सब पाए जाते हैं।
तो आज हम यहाँ पर पार्ट 1 में आपका ये वाला पोर्शन है यही कवर कर पाएंगे, पार्ट 2 में ये वाला पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1-2 पॉइंट्स हैं, अगर हम उन्हें लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा और आपके लिए भी रहेगा। तो मेनली यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पर स्टार्ट होता है इसका, इस हेडिंग का। पहली बात यह है, खनिज कहीं भी एक समान रूप से नहीं पाए जाते हैं, खनिजों का वितरण असमान है। यानी आप लिख लेना, खनिज क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा में प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है, यानी रिवर्स एकदम संबंध पाया जाता है। यानी कि अधिक गुणवत्ता वाले खनिज जो हैं वो कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि जो खनिज जिनकी गुणवत्ता बहुत ज़्यादा है, जिनका मूल्य बहुत ज़्यादा है, आर्थिक मूल्य बहुत ज़्यादा है, वो कम मात्रा में है, और कम मूल्य वाले जो खनिज हैं वो ज़्यादा मात्रा में हैं। तो इनमें प्रतिलोमी संबंध इसे बोला गया है कि एक रिवर्स संबंध जो है वो इसमें पाया जाता है। तो आप लिख लेना, जैसे आप देखेंगे सोना वगैरह है, सोना वगैरह कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, जबकि लोहा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्या सोना पाया जाता है इतना ज़्यादा? नहीं पाया जाता है। चांदी इतनी ज़्यादा पाई जाती है? नहीं पाई जाती। प्लेटिनम पाया जाता है इतना ज़्यादा? बहुमूल्य जो आपकी बहुमूल्य धातुएं हैं वो पाई जाती हैं? नहीं पाई जाती हैं। लोहा पाया जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये देखेंगे हम प्रतिलोमी संबंध है, यानी सोना कम पाया जाता है लेकिन लोहा ज़्यादा पाया जा रहा है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बात आप लोग जानते हैं कि बेशक ये सब चीज़ें पृथ्वी से निर्मित हुई हैं, पृथ्वी ने इनका निर्माण किया है, विभिन्न कालक्रम में ये बनी हैं, लेकिन इनके बनने की प्रक्रिया में हजारों और लाखों साल लगे हैं। और यकीन मानिए, हम जिस हिसाब से इनका दोहन कर रहे हैं वो दोहन हम कुछ सालों में ही इन्हें समाप्त कर सकते हैं। इतना अंधाधुंध दोहन हम कर रहे हैं कि इन्हें हम कुछ सालों में ही समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इनके बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी है। तो कहा जा सकता है कि भाई ये खनिज समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। जिस गति से मानव जो है इनका दोहन कर रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि ये खनिज समाप्त हो जाएंगे, और सभी खनिज ऐसे ही समाप्त होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेना इसी में सब पॉइंट, इसी वजह से सेकंड सब पॉइंट कि सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, यानी इनका तुरंत पुनर्भरण पॉसिबल नहीं है। ये बात आप जानते हैं कि लाखों करोड़ों साल की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये बने हैं, तो इनका पुनः जो है यहाँ पर पुनर्भरण पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भारत में खनिजों का वितरण बताया गया है। भाई भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो धात्विक खनिजों के बारे में हमने पहले ही देखा था कि आपके प्रायद्वीपीय भारत में धात्विक खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि कोड़प्पा जो आपकी आर्कियन वाली संरचना है, आर्कियन वाली संरचना के बाद ये वहीं पर आपको देखने को मिलेगा आर्कियन में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप लिख लेना इसमें कि भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों में पाए जाते हैं। देखिए, क्रिस्टल होता क्या है, क्रिस्टल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्रिस्टल का मतलब ये होता है कि रासायनिक रूप से कोई भी अणु जो होता है उसके पीछे जो बंध होते हैं वो एक संरचना प्रदर्शित करते हैं। यानी कि जो है जो क्रिस्टल के जो अणु हैं, यानी कि षटकोणीय संरचना है, ठीक है, या फिर त्रिकोणीय संरचना है, ऐसे करके संरचना बनाते हैं। तो उसके आधार पर क्रिस्टल का यहाँ पर डिफाइन होता है, क्रिस्टल डिफाइन होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेना पहला पॉइंट कि भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की प्राचीन क्रिस्टलीय सेलों में पाए जाते हैं। क्रिस्टल जैसी सेल हैं, इनमें पाए जाते हैं। यहीं पर बताया गया है कि भाई ये कोयला है, आपका कोयला सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, कोयले का लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। वहीं पेट्रोलियम आपका जो है ये इसके आरक्षित भंडार असम के गुजरात, मुंबई हाई यानी कि मुंबई का जो अरब सागर में अपतटीय क्षेत्र है, ऑफशोर जो प्लांट है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने पेट्रोलियम के कुछ नए क्षेत्र भी यहाँ पर चिन्हित किए हैं, जैसे कृष्णा गोदावरी बेसिन है, कावेरी बेसिन यहाँ पर भी है। तो आप ये थर्ड का सब पॉइंट लिख लेना। अब देखिए, यहाँ पर हमने भारत में जो खनिज की जो पेटियां हैं तो इनको हमने 3 भागों में विभक्त कर लिया है। तो आप लिख लेना इसी में कि भारत में खनिज मुख्यतः 3 विस्तृत पेटियों में सांद्रित हैं, यानी इन 3 पेटियों में पाए जाते हैं आपके खनिज। कौन कौन सी 3 पेटियां हैं? तो यहाँ पर आपकी पहली सब हेडिंग इसमें पड़ेगी। आपकी पहली पेटी है आपकी ये उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके तहत, इस पेटी के तहत आपका छोटा नागपुर रीजन, झारखंड, उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। और यहाँ पर मेनली क्या क्या मिलता है इस उत्तर पूर्वी पठार प्रदेश में? यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज, जैसे कि आपका लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, ये सभी यहाँ पर पाया जाता है। देखिए, आपका छोटा नागपुर पठार जो है, इस रीजन को भारत का रूर प्रदेश की संज्ञा दी गई है। इस क्षेत्र को भारत के रूर प्रदेश की संज्ञा दी गई है। रूर प्रदेश को आप जानते हो, जर्मनी का रूर प्रदेश कोयले के लिए फेमस है। तो ये आपका छोटा नागपुर रीजन, यहाँ पर देश का सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, इसलिए इसे रूर प्रदेश की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
जो है ये वाला उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसका जो पूरा जो विकास हुआ है ये कुड़प्पा संरचना में हुआ है। यानी इस जो पूरी ये जो विकास यहाँ पर हुआ है इन खनिजों का, तो कुड़प्पा संरचना में इसका विकास हुआ है। कुड़प्पा संरचना में विकास होने की वजह से यहाँ पर चूना पत्थर के भी कुछ कुछ निक्षेप मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूना पत्थर के भी इस वजह से कुछ कुछ निक्षेप मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपने लिख ली होंगी, नोट कर ली होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला विभाजन है, अगला जहाँ पे वर्गीकरण हमने किया है भारत में, ये है दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश। दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश हम देख लेते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई पट्टी है। देखिए ये जो पट्टी है आपकी कर्नाटक, गोवा और गोवा के संस्पर्शी तमिलनाडु की उच्च भूमि है, केरल, इन सभी में ये विस्तृत है दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश। और यहाँ पर इस पेटी की खास बात ये है, यहाँ पर इसके जो ये वाली पेटी है, यह पट्टी लौह धातुओं और बॉक्साइड यानी एल्युमिनियम का जो अयस्क है इसमें समृद्ध है। यहाँ पर उच्च कोटि का लौह अयस्क, इसके अलावा मैग्नीज और इसके अलावा चूना पत्थर भी इसमें पाया जाता है। यहाँ पर एक जगह है निवेली, निवेली एक जगह पड़ती है तमिलनाडु में, तो यहाँ पर निवेली में जो है आपका कोयले के निक्षेप भी मिलते हैं, जबकि इनमें अन्य कहीं जगह पर यानी कि दक्षिण पश्चिमी पठार में अन्य कहीं जगह पर कोयला नहीं पाया जाता है। लेकिन तमिलनाडु का एक निवेली एक जगह है, तो निवेली लिग्नाइट वाली जगह पर यहाँ पर केवल और केवल कोयला पाया जाता है। तो यहाँ पर आप सब पॉइंट लिख लेना, सेकंड सब पॉइंट, कि निवेली लिग्नाइट को छोड़कर इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। निक्षेपों का मतलब जो आपके जो है यहाँ पर कह सकते हैं ये जो आपके डिपॉजिट्स हैं, यानी अंग्रेजी में डिपॉजिट बोलते हैं इन्हें, या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं कि जो भंडार बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो तमिलनाडु का निवेली लिग्नाइट वाली जगह है, यहाँ पर ही केवल कोयला पाया जाता है, जबकि अन्य कहीं कोयला नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपकी खास बात हुई इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर केरल का बताया गया है सेकंड पॉइंट में कि केरल में मोनाजाइट, थोरियम और बॉक्साइट क्ले के निक्षेप भी पाए जाते हैं। इसके अलावा गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा में भी लौह के निक्षेप पाए जाते हैं, ये आप लिख लेना। तो ये तो आपने यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश के निक्षेप देख लिए थे। अब उत्तर पश्चिमी प्रदेश जो है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है थर्ड सब पॉइंट में। उत्तर पश्चिमी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ये जो पट्टी है आपकी, ये राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है, और यहाँ के खनिज जो है आपके धारवाड़ क्रम की शैलों से संबद्ध हैं। यानी वही धारवाड़ जो अभी हमने पढ़ा था, तो यहाँ के जो खनिज किससे आते हैं, जो आपके धारवाड़ क्रम है, तो धारवाड़ क्रम की शैलों से संबद्ध हैं यहाँ के खनिज। ठीक है, तो और ये धारवाड़ क्रम की जो शैलें हैं यहीं इसी से ही ये बने हुए हैं। तो यहाँ पर सब पॉइंट करके आप इसमें लिखेंगे, यहाँ पर पहले का सब पॉइंट जैसा कि मैं बोलता जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर यह क्षेत्र तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, ठीक है, जैसे भवन निर्माण के पत्थरों से इसमें समृद्ध है। इसके अलावा जो मुल्तानी मिट्टी है, मुल्तानी मिट्टी आप जानते होंगे सर वगैरह बाल वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ये मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप यहाँ पे पाए जाते हैं। मुल्तानी मिट्टी में मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह ये सब तत्व पाए जाते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी भी एक तरह से यहाँ पर कह सकते हैं चूना पत्थर वाली संरचना से ही आती है ये। तो यहाँ पर इन सब के निक्षेप आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान में। तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा पहला और पहले का सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला है यहाँ पर डोलोमाइट। देखिए डोलोमाइट को कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट भी डोलोमाइट को बोला जाता है। डोलोमाइट एक पत्थर है एक प्रकार का, संगमरमर। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो ये डोलोमाइट है, चूना पत्थर, ये सीमेंट के लिए, उद्योग के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल के रूप में से यूज करते हैं। तो ये बात आप जानते हैं, लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ये बात आप जानते हैं कि चूना पत्थर वगैरह का, डोलोमाइट वगैरह है, इन सब का हम जो है रॉ मटेरियल के तौर पर हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट वगैरह, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर उत्तर पश्चिमी प्रदेश में यहाँ बताया गया है कि भाई गुजरात और यानी गुजरात में क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। नोट करके यहाँ पे लिख लेना। वहीं आपकी जो गुजरात है और आपका राजस्थान की जो लेक है सांभर लेक, तो यहाँ पर नमक का निर्माण भी किया जाता है, इसलिए नमक के समृद्ध स्रोत यहाँ पे मिलते हैं। अब एक इतिहास का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगा, वो क्वेश्चन का जवाब आप देंगे कि महात्मा गांधी द्वारा कब और क्यों दांडी मार्च आयोजित किया गया था। अब आप ये बताएंगे कब किया गया था, ठीक है, और ये कहाँ पर कब जाके पूर्ण हुआ था, किस तारीख को पूर्ण हुआ था, कितने दिन चला था, कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी। इतिहास का क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर आप देंगे, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा। तो यहां पर ये तो आपने देख लिया, हमारा वितरण देख लिया। अब देखिए यहां पर एक नोट आप लगाएंगे
ये तो प्रमुख पट्टी हो गई, यानी जिन पट्टियों में प्रमुख रूप से हमारे यहाँ खनिज पाए जाते हैं, जिनका खनन होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी पट्टियाँ भी हैं जहाँ पर खनिज जो है पूरे पूरे हैं। खनिज हिमालय की पट्टी में भी पाए जाते हैं, लेकिन हिमालय की पट्टी में उत्खनन हो नहीं पाया है। अभी उत्खनन ना हो पाने का रीजन ये है क्योंकि दुर्गम इलाके हैं। यहाँ पर जो आपके अगर देखा जाए जो आपके ज्योग्राफिकल सर्वे वगैरह हुआ है उसमें पाया गया कि यहाँ पर है खनिज, लेकिन अभी भी यहाँ पर उत्खनन पॉसिबल हो नहीं पाया है। तो नोट करके आप लिख लेना कि हिमालयी पट्टी एक अन्य खनिज पट्टी है जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा रंगरत्न। रंगरत्न का अर्थ शुरुआत में मुझे समझ में नहीं आया ये क्या था, लेकिन बाद में पता चला अंग्रेजी वर्जन देखने से टंगस्टन को रंगरत्न कहा जाता है। हिंदुस्तानी भाषा में टंगस्टन को रंगरत्न भी कहा जाता है, नया शब्द सीखने को मिला। ठीक है, तो टंगस्टन है ये, रंगरत्न कोई और चीज नहीं है, टंगस्टन है। यानी आप ये मत सोच लेना कोई हीरा मोती वाला रत्न हो, वो रत्न नहीं है, ये टंगस्टन को रंगरत्न कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज आपने लिख ली होगी नोट करके। वहीं अगर बात करें इसके अलावा आपके जो है असम घाटी में भी कुछ खनिज तेलों के निक्षेप हैं, और इनके अतिरिक्त आपने ऊपर लिख लिया है खनिज तेल मुंबई हाई में भी पाया जाता है। ये आप इसमें सब पॉइंट करके नोट में लिख लेना आप। तो ऐसे करके आपका जो है यहाँ पर भारत में जो वितरण है वो आपने खनिज पेटियों का वितरण आपने देख लिया, कैसे कैसे पेटियां हैं। उन तीनों पेटियों की हमने बात कर ली यहाँ पर, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी पठार प्रदेश और उत्तर पश्चिमी प्रदेश, इन तीनों प्रदेशों की हमने बात कर ली। अब वन बाई वन करके हम यहाँ पर जो खनिज हैं हमारे यहाँ, जैसे लौह खनिज है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेना लौह खनिज। लौह खनिज का मतलब यही है कि ऐसे खनिज जिनमें लोहे की अधिकता या फिर लोहे के साथ जिनका उपयोग किया जाता है वो सब लौह खनिज के तहत रखे गए हैं। जैसे आपका मैग्नीज है, वास्तव में लोहा नहीं है, ये क्रोमाइट भी लोहा नहीं है, लेकिन लोहे के साथ मिलाकर हम इससे जो है स्टेनलेस स्टील वगैरह इसे हम प्राप्त करते हैं, तो इसलिए लौह खनिज ये बोले जाते हैं। जिसका मतलब मिश्रण लोहे के साथ किया जाता है, लोहे के साथ मिलाकर जैसे मिश्र धातु बनाई जाती है, इसलिए इन्हें भी हमने लौह खनिज में रख दिया है। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है अयस्क। अयस्क का मतलब क्या होता है? अयस्क का मतलब यह होता है कि वह सेल है, यानी कि वह चट्टानें हैं जिनमें खनिजों की कुछ मात्रा पाई जाती है, यानी कि जो भी खनिज हैं आपके उनकी कुछ मात्रा पाई जाती है, कुछ मात्रा मिली होती है, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो भी अयस्क निकाले जाते हैं उनमें पूरी मात्रा में लोहा नहीं होता है, उन्हें सांद्रण करना पड़ता है, उन्हें साफ करना पड़ता है। उस सांद्रण के फलस्वरूप बाद में जो हमें तत्व बचते हैं तो उनसे हम जो अयस्क से वो जो तत्व अलग कर लेते हैं और ऐसे करके वो हमें चीजें प्राप्त हो जाती हैं, धातु वगैरह उससे हमें फिर प्राप्त हो जाती है। तो चट्टानों में खास करके जो आपके खनिज वगैरह हैं वो मिले होते हैं, यानी जो चट्टानें हैं उनमें मिले होते हैं, यानी शैल वगैरह जो हैं उन सब में ये मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। तो उस मिश्रित अवस्था को यहाँ पे अयस्क का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लिख लेना है इसी में ही कि यहाँ पर लौह खनिज में लौह अयस्क, मैग्नीज तथा क्रोमाइट आदि ये सब इसी में ही आते हैं। ठीक है, जैसे लौह खनिज धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। अब लौह खनिज में आपकी पहली हेडिंग है लौह अयस्क। लौह अयस्क आपकी पहली हेडिंग है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है, आपकी एनसीईआरटी में लौह अयस्क दो प्रकार के बताए हैं कि हमारे देश में दो तरह के लौह अयस्क मिलते हैं, हेमेटाइट और मैग्नीटाइट, जबकि आपकी स्टैंडर्ड बुक ये कह रही है कि हमारे देश में 4 प्रकार के अयस्क मिलते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा किसकी बात सही मानूं, लेकिन हम यहाँ फिलहाल एनसीईआरटी को ही बेस मान के चल रहे हैं। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक क्या बोल रही हैं उन सबको नहीं देख रहे हैं, उन सबको दरकिनार कर रहे हैं, साइड में कर रहे हैं। और साइड में क्यों कर रहे हैं उसका जवाब अभी मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट यहाँ पर लिख लेना इसी में ही कि हमारे देश में इस अयस्क के यानी लौह अयस्क के 2 प्रकार हेमेटाइट और मैग्नीटाइट पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर कहा जाए तो मैग्नीटाइट जो होता है वो सर्वोत्कृष्ट वाला यानी सबसे अच्छा वाला जो है अयस्क होता है, लौह अयस्क, और इसमें जो है 72% तक लोहे की मात्रा पाई जाती है, 72% तक लोहे की मात्रा पाई जाती है। इसका रंग जो है एकदम काला होता है, यानी कि जो आपका हेमेटाइट प्रकृति का जो होता है अयस्क, इसका रंग एकदम काला होता है। 72% यहाँ पर 72% लोहे की मात्रा पाई जाती है। हेमेटाइट की अगर हम बात कर लें तो हेमेटाइट का रंग जो है लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है, और यहाँ पर इसमें जो है लोहे की जो मात्रा, आयरन की मात्रा जो है 60 से 70% के करीब पाई जाती है इसमें अयस्क में। ठीक है, तो ये बात खास बात की बता दी। इसके अलावा कुछ और भी खनिज होते हैं, यानी कुछ और भी अयस्क होते हैं लोहे के, जैसे लिमोनाइट है। लिमोनाइट नाम लिखवा दे रहा हूं, लिमोनाइट है। ठीक है, अगला सिडेराइट है। तो वो लिमोनाइट और सिडेराइट वो आपके इसी के ही खनिज हैं, सॉरी खनिज बोल रहा हूं, वो अयस्क इसी के ही अयस्क हैं, लौह अयस्क ही हैं लिमोनाइट्स। यानी कि आपके 4 हो गए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। तो यहाँ पर लिमोनाइट वाले में 40 से लेकर 60% तक आयरन पाया जाता है,
वहीं सबसे कम घटिया किस्म का जो होता है अयस्क, लौह अयस्क, वो होता है सिडेराइड। इसमें 40% से लेस यानी कम पाया जाता है। इसमें जो अशुद्धियां अधिक होती हैं, तो हमारे यहाँ सर्वोत्कृष्ट वाला पाया जाता है, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट पाया जाता है हमारे यहाँ। तो इस वजह से हमारी भारी डिमांड है, हमारे देश से निकलने वाले लोहे की भारी डिमांड है। अगला पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे, पहले का सब पॉइंट। अब देखिए लौह अयस्क की हमारी जो पेटी है, लौह अयस्क की खदानें हमारी जो है वो देश के उत्तर पूर्वी पठार वाले प्रदेश में जो कोयला क्षेत्र है उसी के निकट है स्थित है। तो उसके निकट होने की वजह से हमारे लिए ये चीज़ बहुत बेटर हो जाती है कि हमें इसके प्रगलन के लिए जो हम इसे गलाकर विभिन्न तरह के उत्पादों में कन्वर्ट करते हैं तो वो आसानी से कर पाते हैं। अगर लोहा इसके पास पड़ोस में नहीं होता तो यकीन मानिए हमें लागत बहुत आती। अब चूंकि लोहा भी इसके साथ साथ वहीं निकल आता है आसपास क्षेत्रों में, तो वहां पर इसको गलाने प्रगलन करने में इसमें ज़्यादा लागत नहीं आती है। अगला पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे इसी में, लौह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% यानी 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। हमारे देश में जितने भी रिजर्व है उसका 95% जो है वो इन राज्यों में संचित है। देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहां पर एक एक नाम आपको लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि खास करके यूपीएससी एग्जाम और यूपीपीएससी एग्जाम या फिर अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में ये होता है कि वहां पर वो मैच द फॉलोइंग्स दे दिए उन्होंने, यानी ये नाम 4 लिख के दे दिए कि भाई ये जो जगह हैं ये कौन कौन से राज्य से मिलान करती हैं। अब आपने पढ़ी हो, देखी हो उन जगहों के नाम, तो आप मैच कर पाएंगे कि भाई रत्नागिरी है यहाँ से कर रहा है बिलोंग, बादाम पहाड़ यहाँ से कर रहा है बिलोंग। लेकिन आपने अगर देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, लिखी नहीं है, तो यकीन मानिए आप जो है मैच द फॉलोइंग मिला ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर उड़ीसा की बात हो रही है। उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण खदानें भी हैं, जैसे गुरु महिसानी है खदान, इसके अलावा सुलाईपत है, बादाम पहाड़ है जो कि मयूरभंज में है, किरुबुरु केंदुझार में पड़ता है, बोनाई सुंदरगढ़ में है। तो ऐसे करके यहाँ की ये महत्वपूर्ण ये खदानें भी हैं। तो आपने यहाँ पर ये आपने थर्ड पॉइंट है आपका, और ये थर्ड पॉइंट का सब पॉइंट ये नोट कर लिया होगा। देखिए अगर हम थोड़ा सा और भी देखें, अगर स्टैंडर्ड बुक में देखें तो स्टैंडर्ड बुक में उन्होंने तमाम नाम दे दिए हैं, लेकिन एनसीईआरटी वालों ने तमाम नाम क्यों नहीं दिए? एनसीईआरटी वालों ने तमाम नाम इसलिए नहीं दिए, एनसीईआरटी वालों का मानना यह है कि जहां पर प्रमुखता से निकाला जाता है खनिज उन्हीं का नाम लिखें। जबकि स्टैंडर्ड बुक वाले क्या कर रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत भी खनिज है, थोड़ा बहुत खनिज की मात्रा वहां पे आगे पीछे कभी रही है, उन्होंने उसका नाम भी डाल दिया है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही हो जाता है स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी बुक में डिफरेंस करना। तो यह थर्ड पॉइंट और थर्ड का सब पॉइंट नोट कर लिया हुआ। बात कर लेते हैं झारखंड की। देखिए झारखंड की अगर हम बात करें, चौथा पॉइंट आपका आएगा, झारखंड में नोवा मंडी और गुआ जैसी अधिकतर महत्वपूर्ण खदानें जो है आपकी पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूमि जिले में स्थित है। यहां से हमारा जो है लोहा निकाला जा रहा है, लौह अयस्क निकाला जा रहा है। इसके अलावा जो आपकी यही वाली जो खदानें हैं इनकी पेटी थोड़ी आगे बढ़ गई है, ये आपकी छत्तीसगढ़ चली गई है ये वाली पेटी। तो यहां पर इसी में सब पॉइंट लिख लेना कि यह पट्टी और आगे दुर्ग, दांतेवाड़ा और बेलाडीला, यहाँ ब्रैकेट में छत्तीसगढ़ लिख लेना, सीजी लिख लेना ब्रैकेट में, छत्तीसगढ़ समझ जाएंगे कि ये पट्टी जो आगे बढ़ी है ये कहाँ पे बढ़ रही है। बाद बाकी पट्टी दुर्ग, दांतेवाड़ा और बेलाडीला वाली ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है, तो ये यहाँ तक विस्तृत है। इसी में ही सब पॉइंट, यानी कि आपके चौथे का पहला सब पॉइंट का सब पॉइंट कि दिल्ली और दुर्ग में राजहरा की खदानें देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। यानी कि दिल्ली और दुर्ग में जो खदानें हैं छत्तीसगढ़ में, राजहरा की खदानें, वो लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। ये तो आपने छत्तीसगढ़ की खदानें देख ली। अब अगली खदानें आप देखेंगे 5वें नंबर पर कर्नाटक की। कर्नाटक में कहाँ निकाला जा रहा है? कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप जो है बल्लारी जिले के संदूर होसपेटे क्षेत्र में, इसके अलावा चिकमंगलूर जिले की बाबाबूदन पहाड़ियों पर और कुद्रेमुख, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरू जिलों के कुछ हिस्सों में ये पाए जाते हैं। ये एडिटेज लिख लेना आप 5वां पॉइंट करके, ये आपने लिख लिया होगा। छठा पॉइंट आप लिखेंगे यहां पर, देखिए महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले हैं, इसमें लौह अयस्क मिलता है। इसके अलावा सब पॉइंट तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिला यहां पर भी है, इसी में सब पॉइंट। सेकंड सब पॉइंट आंध्र प्रदेश का कुरनूल, कुड़प्पा, अनंतपुर जिला, इसमें भी आपका यही निकलता है लौह अयस्क। अगला सब पॉइंट तमिलनाडु के राज्य का सेलम और नीलगिरी, ये क्या है आपके लौह अयस्क खनन के अन्य प्रदेश हैं। यानी यहाँ पर खनन यानी अयस्क निकलता तो है, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलता है कि हम उसे कॉमर्शियलाइज कर सकें या फिर उसे जो एक्सपोर्ट कर सकें। जबकि आपने उड़ीसा देखा, झारखंड वाला खनिज देखा, इसको हम बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। इतनी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है कि उसे हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये तो आपने बात हो गई आपकी किसकी? लौह अयस्क की।
अब बात करते हैं मैग्नीज। मैग्नीज है उत्पाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कच्चे माल के रूप में लोहे को गलाने में और लोहे में मिलाकर इससे अन्य मिश्रित धातुएं बनाई जाती हैं। तो यहां पर आप सेकंड हेडिंग डालेंगे मैग्नीज। इसमें लिख लेना लौह यस्क के प्रगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है और इसका उपयोग लौह मिश्र धातु विनिर्माण में भी किया जाता है। और देखिए मैग्नीज जो है आपकी मेनली ये धारवाड़ क्रम में संबद्ध है। ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की बनी हुई संरचना है, तो वहां पर आपका मैग्नीज पाया जाता है। तो यहां पर आपने पहला पॉइंट इसमें मैग्नीज के बारे में लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहां पर सेकंड पॉइंट। हमारे देश में उड़ीसा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है, यानी सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन करने वाला राज्य हमारे यहां उड़ीसा है। इसी में लिख लेना यहां की मुख्य खदानें बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, बोलनगीर में स्थित है। यह आपका सेकंड पॉइंट हो गया। कर्नाटक की बात करने, कर्नाटक एक अन्य प्रमुख उत्पाद है। यहां की खदानों में आपका धारवाड़, बल्लारी जो है, बेलगावी, उत्तरी कनारा, चिकमंगलूर, शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुरू में स्थित है। यहां से भी आपका जो है मैग्नीज निकाला जाता है। महाराष्ट्र की बात कर लें हम चौथे पॉइंट में। महाराष्ट्र में मैग्नीज का खनन जो है नागपुर और भंडारा, रत्नागिरी जिलों में होता है। मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी में मैग्नीज की पट्टी बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला और झाबुआ जिलों तक ये विस्तृत है। ठीक है। इसके अलावा ये तो प्रमुख रूप से यहाँ पे उत्पादित होने वाले जो है यहाँ पर राज्य हैं। कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर गौड़ रूप से, यानी कि प्रमुख नहीं, थोड़ा बहुत निकलता है, जैसे तेलंगाना, गोवा, झारखंड। यहाँ मैग्नीज के अन्य गौड़ उत्पादक हैं, यानी कि झारखंड मैग्नीज का उत्पादन नहीं करता है। झारखंड में इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं होता, कन्फ्यूज मत होना आप। ठीक है, यही जो चीज़ें हैं बारीक बारीक पॉइंट, यही पर इन्हीं पर हमें फोकस देना है। तो ये तो आपके लौह खनिज की बात हो गई यहाँ पर। अब अगली बात होती है अलौह खनिज की, यानी अलौह का मतलब ऐसे खनिज जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है। तो इसी में पहला खनिज आपका आ जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट आप जानते हैं बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। तो यहां पर पहला पॉइंट लिख लेना कि ये बॉक्साइट एक अयस्क है जिसका प्रयोग एल्युमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। देखिए बॉक्साइट जो अभी आपने देखा था टर्शियरी, क्वार्टरनरी, जैसे वो हमारा हिमालय का निर्माण टर्शियरी में हुआ है। जब हमारा जो है आपने ये भी पढ़ा जो आपका प्रायद्वीप वाला रीजन है, ये आपका यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, तो उसी समय आपके बॉक्साइट का निक्षेपों का निर्माण हुआ है। तो यहां पर आप लिख लेना बॉक्साइट के बारे में थोड़ा सा यहां पर अगला पॉइंट करके इसी में सब पॉइंट कि बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है और जो लेटेराइट मिट्टी होती है, लेटेराइट चट्टानें होती हैं, इनसे यह संबद्ध है। ये आपने लिख लिया होगा। अगला पॉइंट, ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी अगर देखें तो आपका ऊपर मैग्नीज के मामले में भी ओडिशा अग्रणी है और बॉक्साइट के मामले में भी ओडिशा अग्रणी है। यहां पर कालाहांडी, संबलपुर, बोलनगीर और कोरापुट, ठीक है, अग्रणी उत्पादक हैं। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे यहां पर झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में लोहारडागा जिले की पेट लैंड्स में इसके समृद्ध निक्षेप हैं। वैसे तो झारखंड में अगर देखें, झारखंड में अन्य जिलों में भी इसके निक्षेप पाए जाते हैं, लेकिन यहां पर जिक्र उसी जगह का किया गया है जहां पर सर्वाधिक निक्षेप हैं। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में अयस्क मौजूद है उसका जिक्र किया गया है। तो पेट लैंड्स एक पड़ती है, यहां पर इसका समृद्ध निक्षेप है बॉक्साइट का। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में इसके निक्षेप जो है भावनगर, जामनगर में मिलते हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लें, सीजी में, देखिए सीजी वाला इन्होंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है। अमरकंटक वाला क्षेत्र जो है आपका एमपी में भी लगता है और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी लग जाता है। तो यहाँ पर हम अमरकंटक का पठार नहीं लिखवाएंगे क्योंकि इन्होंने जो एकदम अपनी जो बला है वो टाल दी है। यहाँ पर हम जगहों के नाम लिखेंगे जिन जगहों पर छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। यानी इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, एनसीईआरटी वालों ने जल्दबाजी में जो है छत्तीसगढ़ में अमरकंटक वाला डाल दिया, अमरकंटक के पठार। अमरकंटक पठार के हिसाब से आप उसका क्षेत्र ढूंढो मैप में, आप इतना करोगे नहीं, तो बेटर यही है कि मैं क्षेत्र ही लिखवा दे रहा हूं। तो पांचवा पॉइंट लिख लेना कि छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट निक्षेप सरगुजा, यानी कि एक जगह है जिसका नाम है सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव है एक,
राजनांदगांव, दुर्ग, तो यहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमपी की बात कर लेते हैं, छठा पॉइंट। एमपी में कटनी, जबलपुर, बालाघाट, इसके अलावा बालाघाट के अलावा यहां पर जो है एक इलाका और है जिसका नाम अभी मैं बता रहा हूं, मैकाल की जो श्रेणी है, मैकाल का जो श्रेणी है, तो मैकाल वाली श्रेणी में भी यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी आप लिख लेना यहां पे मध्य प्रदेश में आप लिख लेना यहां पर मैकाल श्रेणी, ये भी आप यहां पर लिख लेना। ठीक है, सातवां पॉइंट महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। तो देखिए, कोल्हापुर का नाम जब जब आता है तो मेरे माइंड में एक पर्सनैलिटी है वो बार बार चित्रित हो जाती है, और वो आपने देखी भी होगी, काफ़ी फनी मूवी है और मेरी फेवरेट भी है। तो यहाँ पर बाबू राव गणपत राव आप्टे का नाम मेरे माइंड में आ जाता है जब कोल्हापुर जब आता है, कोल्हापुर का जिक्र आता है। तो यहाँ पर अगर नहीं देखा हो तो देख लेना आप, थोड़ा मैं आसानी के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो ये आपके प्रमुख आपके क्या है, यहाँ से आपका जो बॉक्साइड है वो निकाला जाता है। गौड़ उत्पादक का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत बॉक्साइड यहाँ पर भी मिलता है, थोड़ा बहुत बॉक्साइड के यस्क यहाँ पर भी मिलते हैं, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गोवा, तो यहाँ पर भी थोड़े बहुत बॉक्साइड के यस्क गौड़ रूप से यहाँ पर मिलते हैं। तो 8वां पॉइंट नोट कर लिया होगा आपने। अगला खनिज आपका जो है अल्हों में सेकेंड खनिज है, ये है तांबा। तांबे का प्रयोग आप जानते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी में होता है, यानी कि विद्युत उद्योग में सबसे ज़्यादा होता है। विद्युत उद्योग की जो कह सकते हैं आधारशिला ही यहाँ पर तांबे पर डिपेंड है, क्योंकि तांबा जो है यहाँ पर अच्छा खासा, यहाँ पर चालकता बहुत ज़्यादा, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी, इस वजह से तांबे का हम उपयोग करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके बारे में लिख लेते हैं। पहली बात यह है कि यह एक मिश्रात योग्य धातु है, यानी कि हम किसी और धातु के साथ मिला सकते हैं इसे। आघातवर्ध है, इसे कितना भी पतला कर सकते हैं। तन्य धातु है, इसके लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं तार वगैरह घरों में। ठीक है, इसी में सब पॉइंट, पहला पॉइंट तो लिख लिया होगा, इसी में सब पॉइंट आप लिखेंगे तांबे के बारे में थोड़ा सा, कि इसे विद्युत उद्योग में तथा आभूषणों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए इसे स्वर्ण के साथ भी मिलाया जाता है। देखिए, कभी याद रखना, सोने से जो आभूषण बनाए जाते हैं वो प्योर सोने के नहीं होते हैं, उसमें तांबा मिलाना पड़ता है, क्योंकि प्योर सोना जो होगा बिल्कुल शुद्ध सोना होगा, उससे आभूषण बन ही नहीं पाएंगे, आभूषण मुड़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा नरम होता है। तो इसलिए इसमें कठोरता लाने के लिए हम क्या करते हैं, तांबा मिला देते हैं। हल्की मात्रा में तांबा मिलाने से क्या होता है, सोना कठोर हो जाता है। तो आपने पहले का सब पॉइंट लिख लिया होगा। तांबा निक्षेप मुख्यतः आपके झारखंड के सिंहभूमि जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट, राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिलों में पाए जाते हैं। गौड़ रूप से बात करें, यानी कि थोड़े बहुत निक्षेप अगर देखें तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अग्निगुंडाला जगह है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग का एक जगह है हासन जिला, और तमिलनाडु का दक्षिण आरकाड जिला, यहाँ पर भी थोड़े बहुत जो है आपके तांबे के निक्षेप पाए जाते हैं। तो ऐसे करके आज का जो है पार्ट 1 कवर हो जाएगा। अब पार्ट 2 के लिए मैं समय क्यों ले रहा हूँ वो मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे सर पार्ट 2 आप क्यों, शायद आपने लिख नहीं पाया होगा इस वजह से नहीं, ये लिखने की बात नहीं है। पार्ट 2 में टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपकी एनसीईआरटी वाले इतने महान होते हैं कि कभी कभी बहुत सारे टॉपिक स्किप कर देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको जो भूगर्भिक संरचना वाला कालक्रम पढ़ाया वो भी इन्होंने स्किप कर दिया है, जबकि स्टैंडर्ड बुक ने उन सब पे फोकस दिया है। अब आधात्विक खनिजों में इन्होंने क्या किया, केवल अभ्रक का जिक्र कर दिया है। अभ्रक के अलावा इन्होंने किसी और खनिज का जिक्र किया ही नहीं है। अभ्रक के बाद ये सीधे सीधे कहाँ आ गए हैं, ऊर्जा संसाधन पे आ गए हैं। यानी इन्होंने न चूना पत्थर का जिक्र किया, न ही तांबा, चांदी, इन सब किसी का जिक्र नहीं किया। आध्यात्मिक खनिजों में इन्होंने किसी का जिक्र किया ही नहीं है। कोयला का भी जिक्र भी नहीं किया, इन्होंने कुछ भी जिक्र नहीं किया। यानी इन्होंने अपनी बला टाल दी, इन्होंने कहा हो गया पूरा। तो वो सब हमें तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए सेकंड वाले पार्ट में ये सब चीज़ें मैं स्टैंडर्ड बुक से यहाँ पर ऐड करवाऊंगा, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए, आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आज वाले वीडियो में पहले वाला जो पार्ट मैंने एडजस्ट करवाया है उसे अपने हिसाब से आप एडजस्ट समायोजित कर लें। आप उसी हिसाब से अपने हिसाब से, जैसे कोचिंग में आप पॉइंट टू द पॉइंट आप लिखते हैं, पढ़ते हैं अपने शॉर्ट पॉइंट के रूप में, उसे आप वैसे ही नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्योंकि वो कालक्रम अगर मैं नहीं बताता तो यकीन मानिए आप जो अभी पढ़ रहे थे, ये कुड़प्पा संरचना से संबंधित है, ये धारवाड़ से संबंधित है, यहाँ पर आप फिर प्रश्न उठाते मुझ पर कि ये होता क्या है, ये कहाँ से आ गया, इसलिए मुझे वो पढ़ाना पड़ा। ठीक है, तो मैंने तो अपना फर्ज यहाँ पर निभाया है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप यहाँ पर कितनी गहनता से उसे समझ पाते हैं। मैंने अपना पूरा प्रयास किया, पूरा यहाँ पे भूमिका तैयार करके प्रयास किया कि आपको पूरा सार गर्भित रूप में कंटेंट मिल जाए, और आपको कंटेंट में सार गर्भित रूप में दिया भी है।
तो आई होप आप लोग प्रॉपर में नोट्स बना रहे होंगे। यहाँ पर सबसे मेन रोल जो है नोट्स का ही आपका। जिसके पास नोट्स होंगे वो सारी जंग जीत जाएगा, जिसके पास नोट्स नहीं बने होंगे यकीन मानिए एग्जाम टाइम पर वो भटकता ही घूमेगा, कहीं कभी इस चैनल पर, कभी उस चैनल पर, फिर उल्टे सीधे कमेंट करेगा ये समझ में नहीं आ रहा है, ये ऐसा है वैसा है। आप नोट्स बना के पढ़ाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा पैटर्न है, सिस्टमेटिक रूप है आपके पास, सिस्टमेटिक वे है। आपको पता है कि इसका आधार हमें कहाँ खोजना है। कोई अगर मूल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो अब जैसे मैं अभी पीछे गया क्लास 11th वाली भारत भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में गया, तो वैसे ही आप भी देख सकते हैं। मैंने आपको दिखाया, यानी प्रीवियस में हम कहाँ पढ़कर आए थे मैंने दिखा दिया। और आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं होता, क्लास 11th ही नहीं पढ़ा होता, तो क्या आप पता कर पाते कहाँ से निकल के आया ये? नहीं पता कर पाते। तो इसलिए आपके पास नोट्स होना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।